अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 8 फरवरी को इलेक्शन के ऐलान के साथ ही तमाम सियासी जमातें पूरी तैयारी कर रही हैं। जोड़ तोड़ की सियासत भी अरूज पर है, इल्जामात और बयानात भी चल रहे हैं, दावे और वादे भी भरपूर हो रहे हैं। जहां मुल्क में इस बड़ी सियासी गहमा गहमी की तैयारी हो रही है, वहां इस बड़े अमल की बड़ी कवरेज के लिए हम न्यूज़ ने भी भरपूर इंतजाम किया है। हम इलेक्शन और बिलखसूस वोट के इस्तेमाल को कौमी फरीज़ा समझते हुए अवाम में इसके इस्तेमाल की आगाही के लिए न सिर्फ शऊर उजागर करेंगे, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन की गैर जानिबदाराना, बर वक्त और मुस्तनद कवरेज करते हुए आवाम को भी पूरी तरह से जमहूरी और सियासी तसलसल में शरीक रखेंगे। क्योंकि हमारा नारा अज़्म और मिशन है, हमसे है पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कानूनी मुश्किलात से लड़ें, सियासी हालात से नबरदाज़मा हों, इंतखाबी इम्तिहान का सामना करें, पार्टी इख्तलाफात को हल करें या ख़ानदानी तनाज़ात को सुलझाएं। बजाय चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात का अंबार खड़ा होता चला जा रहा है। एक इशू सेटल होता नहीं कि दूसरा इशू आन खड़ा होता है। पार्टी चेयरमैन से जुड़े चैलेंज से मुतालिक कल का दिन इंतहाई अहम होगा, जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद किए गए नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने इंतखाब से मुतालिक एक कसौटी का सामना होगा। इसमें दिलचस्प मोड़ आज उस वक्त आया जब PTI के बानी रुकन और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ वारंट फंडिंग का केस बनाने वाले अकबर शेर बाबर मंजर-ए-आम पर आए और वो खुद भी पार्टी की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार बनने के लिए PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट भी जा पहुंचे, जहां उनकी आमद के मौका पर PTI सेक्रेटेरिएट के दरवाजे भी खोल दिए गए। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से गौहर खान की नामजदगी को बज़ाहिर तो अक्रॉस द बोर्ड पजीराई और कबूलियत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और तैनाती का नाम सामने आने के दिन से लेकर आज तक PTI में धड़ेबंदी खुलकर सामने आई है। दिलचस्प तौर पर कुछ रहनुमा तो इस नामजदगी का मवाजना उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला पंजाब तकर्री से कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आला ओहदे पर गौहर खान की नामजदगी अली मोहम्मद खान, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, एडवोकेट हामिद खान जैसे कई बड़े नामों को नज़रअंदाज करके की गई। डॉन में शाया खबर के मुताबिक PTI के एक रहनुमा ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि एतजाज़ हसन के साथी बैरिस्टर गौहर खान को तकर्रर करने का फैसला दानिशमंदाना नहीं। उन्होंने खौफ का इजहार करते हुए कहा कि बदकिस्मती से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार जैसा तजुर्बा दोबारा किया कि उन्हें मुश्किल हालात में छोड़े गए। पार्टी चेयरमैन का ओहदा बहुत हसास है और इस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बज़ाहिर अगर ऐसा लग रहा है कि बैरिस्टर गौहर से मुतालिक फैसले पर PTI की पूरी वकला टीम भी तकसीम होकर रह गई है। पहले इस तकसीम की झलक पार्टी के नायब सदर शेर अफजल मरवत की जानिब से चेयरमैनशिप के लिए चुने गए नाम का बाज़ाब्ता ऐलान से पहले ही ऐलान ने एक तनाज़ा खड़ा किया और फिर इस नाम से मुतालिक भी एक और तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब सेनेटर अली जफर ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैरिस्टर गौहर के नाम का ऐलान किया, तो जवाब में शुएब शाहीन ने मंजर-ए-आम पर आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और नाम के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। जफर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह देख रहे हो? ये प्रीमेच्योर थी, उनको नहीं करनी चाहिए थी। आज फैसले का इंतजार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जो भी कोई फैसला होता। तो इमरान खान साहब से मिलके आए थे खोसा साहब और इंतजार साहब और नईम पंजोता साहब। कल उन्होंने प्रेस के जरिए बता दिया था और आप तक वो पहुंच चुकी है। इमरान खान साहब ने ये बताया है कि इसका जो फैसला होगा उसके बाद का लाहे अमल होगा। और लतीफ़ खोसा साहब के बयानात से भी एक कन्फ्यूजन पैदा हुई। ऐसी सूरत हाल में होने वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन कितना मुतनाज़ और हंगामा खेज हो सकता है, इसका इम्कान भी है और यकीनी तौर पर इंतजार भी। जहां पार्टी के वकला बज़ाहिर दस्तो गिरेबान दिखाई देते हैं, वहां तनाज़ात की आग चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अपने घर में भी भड़कती दिख रही है। उधर भी एक चीज़ कदर मुश्तरक है और वो PTI की कानूनी टीम के दरमियान बढ़ते और शिद्दत इख्तियार करते इख्तलाफात। उसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया और वकील लतीफ़ खोसा की एक ऑडियो लीक नज़र-ए-आम पर आई और इस ऑडियो लीक में खुलकर इख्तलाफात सामने आए इमरान खान की बहन और उनकी अहलिया के दरमियान। एक तरफ सियासी और ख़ानदानी चैलेंजेस चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पीछा कर रहे हैं, तो वहाँ कानूनी इम्तिहानात भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज भी इस मुतालिक एक बड़ा फैसला सामने आया जब नैब ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, फरा गोगी और शहजाद अकबर समेत 8 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से 190 मिलियन पाउंड की करप्शन केस में दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी गई थी। इसके अलावा साइफर केस में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद के खिलाफ ट्रायल भी आइंदा 4 हफ्तों में मुकम्मल हो जाने के इम्कान का इजहार किया जा रहा है। इस मुतालिक ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने कल की केस की समाअत सुबह 9 बजे अडियाला जेल में करनी है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे चुकी है। तहरीक इंसाफ को दरपेश सियासी, कानूनी और खानदानी इंतखाबी चैलेंज पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्टी के सीनियर वकील नईम हैदर पंजोता साहब ने, जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकबर शेर बाबर साहब भी। पंजोता साहब, एक तो ये बताएं कि है वो ओपन है बिल्कुल कि कोई भी लड़ सकता है पार्टी के अंदर से, क्योंकि गौर साहब को तो नॉमिनेट किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, बाकी इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है?
देखें, लड़ तो सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या उस शख्स की जो है मेंबरशिप है या नहीं है। और अगर वो पार्टी के खिलाफ वो जा चुका हो और उसे निकाल दिया गया हो, तो फिर अचानक से अगर वो किसी के एजेंडे के ऊपर किसी ने कहा है उनको कि आप जाएं और वो लेकर 5-7 लोगों को, वाइट कपड़ों वालों को वो लेकर जाते हैं, तो फिर सवालात तो जन्म लेते हैं। तो मुझसे पहले भी कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि आप क्या कहेंगे, तो मैंने कहा जी मैं तो सिर्फ स्माइल ही दे सकता हूँ, हंसूंगा ही कि ये इस तरह की जो है वो कार्रवाई जो है वही है। ठीक है, सही, देखते हैं। वेलकम अकबर शेर बाबर साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि पंजोता साहब तो कह रहे हैं कि अगर आप या आपका कोई भी साथी अगर इलेक्शन में आना चाह रहा है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहा है कल, तो उसका पार्टी का बुनियादी रुकन होना बहुत ज़रूरी है। आज आप ये भी थे पार्टी सेक्रेटेरिएट, कुछ आपने वहाँ पे वोटर लिस्टें मांगी थी जाके कि कौन कौन वोटर होंगे, कैसे होंगे, लेकिन आप तो पार्टी के मेंबर ही नहीं, आपकी रुकनीत ही खारिज हो चुकी है, तो आप कैसे इलेक्शन में आ सकते हैं? आपका कोई और दोस्त जो कि पार्टी का मेंबर नहीं है 13 साल बाद? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है ये। तो वकील साहब कह रहे हैं कि हंसने की बात है, मैं समझता हूँ ये रोने की बात है। और वो इसलिए कि हम सिर्फ गए थे इस वास्ते कि पार्टी का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और बाय द वे, मैं अभी इन्होंने खड़े खड़े प्रोग्राम में मुझे पार्टी से एक्सपेल कर दिया। ये वकील हैं जो अदालतों को असिस्ट करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इन्होंने मेरे कागजात नामजदगी देखे ही नहीं और मेरी मेंबरशिप की जांच पड़ताल नहीं की। मेरे हक में इलेक्शन कमीशन का 17 मई 2017 का फैसला है कि आप एक न सिर्फ मेंबर हैं बल्कि एक प्रोमिनेंट मेंबर है। इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये डिक्लेयर किया है कि मैं मेंबर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने डिक्लेयर किया कि मैं मेंबर हूँ। और ये वकील साहब कह रहे हैं पार्टी से निकाल दिए गए हैं। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मतलब आप कौन सा कानून मानते हैं, कौन सी अदालत मानते हैं, आप किस फोरम को एक्सेप्ट करते हैं? ये तो एक मेरी पर्सनल हवाले से बात होगी कि आई एम अ मेंबर, और ये हाईएस्ट कोर्ट पाकिस्तान के उसने डिक्लेयर किया है कि अकबर इस बाबर मेंबर है। नंबर 1। नंबर 2, मैं तो सिर्फ गया था इस वास्ते कि साथ मेरे 15 लोग थे, तमाम पीटीआई के मेंबर थे, उसमें बड़े प्रोमिनेंट लोग भी थे, उसमें ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स भी टेक्सला से थे, उसमें सईदुल्लाह नियाजी जो इमरान की फर्स्ट कजन है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब है, उन्होंने मुझे फोन पे कहा मेरे लिए कागजात नामजदगी लेके आओ। मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो नहीं गया, मैं सिर्फ इस वास्ते गया था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें हिस्सा लेना हमारा फर्ज बनता है, चाहे जीतते हैं चाहे हारते हैं। तो चूंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो मैं पर्सनली गया। मैंने पर्सनली जाके 3 चीजें मांगी। मैंने कहा जी आप मुझे कागजात नामजदगी दें, मैंने कहा दूसरी चीज मुझे वोटर लिस्ट दें, तीसरी चीज मुझे इलेक्शन का तरीकाकार दें। अब जब पीटीआई का नुमाइंदा जो आया उसने ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने कहा जी हमारे पास इस किस्म की कोई चीज नहीं है, ये वैसे ही हमें कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वैसे तो आप बज़ाहिर काफी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप तमाम अदालतों के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आप बरसरे पे कार रहे हैं। तो आपका इलेक्शन कमीशन आज आपका तहरीक इंसाफ के ऑफिस में जाना इलेक्शन से एक दिन पहले, वो सर ये बता रहा है कि आप इस सारे अमल को शायद मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, या आप ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि आपको अदालत के अंदर चैलेंज करने में आसानी मिले? सुन ले, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इल्जामात मैंने लगाए थे वो 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन के फैसले में साबित हो गए, जिसको पीटीआई ने चैलेंज किया लार्जर बेंच हाई कोर्ट में, जिसने रिजेक्ट किया इनकी उस अपील को 3 मौजूद चीफ जस्टिस के हेड में। तो मैंने इल्जामात जो लगाए थे अगर गलत होते तो फिर मैं पार्टी के खिलाफ होता। पार्टी के खिलाफ तो वो लोग हैं जो पार्टी की बुनियादी ईथो से हट गए हैं, पार्टी की बुनियादी वैल्यू से हट गए हैं, पार्टी की बुनियादी आइन से हट गए हैं। मैं पार्टी का ओरिजिनल आइन बनाने वाला हूँ। मैं आमिर खान था, मिराज मोहम्मद खान था, फौजी। देखिए एक बात समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुखालफत जो है ना, बराए मुखालफत या बेअसूली के तहत मुखालफत, वो और चीज है। मेरा एक इल्जाम अदालत में साबित हो चुका है। सही है, मैं जरा इस पे था, मैं सच था। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक चीज आप देखिए। पहली बात तो ये है ना समर भाई, पहली बात तो ये है कि 13 सालों के बाद ये अचानक से मंजर आम पर और पीटीआई की जनाब बड़ी नुमाइंदगी और बड़ा मेंबरशिप लेकर और वो आए हैं जनाब के मैं बिल्कुल उम्मीदवार हूँ। 13 सालों में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितनी इनसे हो सकी हर जगह पर आपने देखा इन्होंने पूरी मुखालफत की और हर फोरम के ऊपर आकर मुखालफ कर। अब इखलाकी तौर पर क्या इनका हक बनता है कि उस पार्टी के चेयरमैन के लिए इन्होंने नॉमिनेशन ये पेपर जमा करवाएं
जो ये करते रहे हैं उसको देखकर इंसान खुद ही कहता है कि यार मैं तो इनके खिलाफ जाता रहूं, अगर मैं मेंबरशिप देते भी हैं तो मैं नहीं रखूंगा। मकसद क्या लग रहा है सारी एक्टिविटी? मकसद यही है कि ये लोग प्लांट किए जाते हैं, प्लांट किया किसी ने भेजा है इनको, कह के प्लांट जो भी है, लेकिन इस एक्टिविटी का मकसद होगा, मुझे तो बज़ाहिर पता नहीं क्या मकसद है। ऐसे लोग आते हैं, पहले इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बदनीति दायर की, 20 दिन का उन्होंने टाइम कहा कि आप 20 दिन के अंदर करवाएं। 2 महीने पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज रखा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को साइड करने के लिए कि ऐन मौके के ऊपर अब इलेक्शन की डेट जो है वो आ चुकी है, तो इस टाइम के ऊपर ये चैलेंज करने की तरफ जाएंगे, तो वहाँ से तो उनको रिलीफ आते आते वहाँ भी फैसले महफूज हो जाते हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाएं। अब इस तरह की जो है वो करके और बंदे भेज कर, और जो हमेशा जिन्होंने मुखालफत की है 13 सालों में, आज मुझे लग रहा है आज अकबर शेर बाबर साहब का अचानक सामने आना, मुझे लग ये रहा है इससे कि कल आपका इलेक्शन हो जाएगा चेयरमैन तहरीक साहब का। जाहिर है बैरिस्टर गौर साहब जो कि वो चेयरमैन तहरीक साहब के यानी कि नॉमिनेटेड हैं इस इलेक्शन के लिए, तो अब वो जो है जीत जाएंगे बड़े आराम से ये इलेक्शन। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है उसे जाके एज एन एग्रीव्ड पार्टी अकबर शेर बाबर साहब या इनके बाकी जो दोस्त हैं, न्याजी साहब हैं दूसरे, जो वो जाके चैलेंज कर देंगे इससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर कि भाई यहाँ तो ये सारा प्रोसेस ही शफाफ नहीं था। इसकी शफाफियत को क्वेश्चनेबल बनाने के लिए, सारे अमल को क्वेश्चनेबल बनाने के लिए ये लोग मैदान के अंदर आए कि ज़रा वो एग्रीड पार्टी उनका बनता ही नहीं है अदालत के अंदर जाके जब तक वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। ऐसे तो नहीं है कहीं? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये ऐसी चीज़ें कर कर और आज ये सामने इनका यूँ आना, ये बड़े अजीब सी एक वो मुल्क के अंदर जो है ना सूरत हाल हो चुकी है। मैं तो बस स्माइल ही दे सकता हूँ कि वेलकम जनाब अकबर बाबर साहब। बड़ा आपने स्माइल क्या, आपको तो थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका इलेक्शन आपने बड़ा जनाब नहीं, इलेक्शन लटकने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। इलेक्शन करवा लेते हैं आप मुंतखब हो जाते हैं पार्टी चेयरमैन, लेकिन ये जो अकबर शेर बाबर वाला ग्रुप है ये लोग जाके अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को, जो मुझे नजर आ रहा है। क्या प्रोसेस है जी? ये जो मामला शफाफ नहीं था, वोटर लिस्टें नहीं थी, पता नहीं था कैसे हुआ, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे, हमें डिटेल नहीं मिली, बीइंग एन एग्रीड पार्टी वो इस प्रोसेस को चैलेंज करना। तो फिर मुझे सारी इस एक्टिविटी का मकसद लग यही रहा है कि ग्राउंड सेट करना इस मामले को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चैलेंज करने के लिए। नहीं, हम कोई इस पहले भी कोई इसके अंदर कोई लीगल ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जो कि हमने छोड़ा, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी चीजें कही गई और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स फराहम कर दिए। कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, अब देखें अगर 22 डिसीजन दिए जाएंगे, ठीक है, और मेरिट के ऊपर फैसला नहीं दिया जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाएंगे, तो फिर आप यही कहेंगे कि नहीं ये तो गलत बात कर रहे हैं। अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो पहले भी इलेक्शन ठीक हुए थे। आप नियत की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सवाल तो ये जायज था कि जो लोग आपके पार्टी बेरस मुंतखब हुए थे उनके CNIC तक आपने प्रोवाइड नहीं की, उनकी डिटेल ही आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि उस नोटिस के अंदर जो चीजें मांगी गई थी वो सारी हमने प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से दो बार नोटिस हुआ आपको बाय द वे, एक दो बार, दोनों में इंटर पार्टी इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, और जितनी मीटिंग्स होती रही हैं उसमें भी कोई जिक्र नहीं है, जितनी भी हेयरिंग हुई है। अब अचानक जानबूझकर इस मौके के ऊपर आकर ये शो करवाना कि जनाब आपका जो है इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो लिहाजा आप दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी गैर आईनी एक फैसला पहले दिया हुआ था 63(1)H के तहत, उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये चाह रहे थे कि खान साहब इलेक्शन, क्योंकि आपने पहले भी देखा ना कि ये यही कहते थे कि माइनस इमरान खान, ठीक है, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए, लेकिन ये इनकी भूल है। इमरान खान ही कौम के दिलों के लीडर हैं, और ये जितनी कोशिशें कर लें, ये मामला आपके लिए पेचीदा तो नहीं होता चला जा रहा कहीं? नहीं, कोई किसी तरह से कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। नहीं, कल तक तो मुझे इशू नजर नहीं आ रहा, कल के बाद मुझे इशू नजर आ रहा है, मामला किसी अदालत के अंदर जाता है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी, इंशाल्लाह सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करके पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह हर पहलू मुकम्मल होगा। तो फिर आप अकोमोडेट करते हैं इन्हें, ले आए, ठीक है जी, चले। अगर कोई भी बंदा कहता है जी कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, नहीं, पहली बात तो ये है ना कि को चाहिए तरीके साहब के इलेक्शन 13 साल के बाद नहीं चले, जो भी है, जस्ट टू मेक दिस प्रोसेस जो है ना ट्रांसपेरेंट, आप बोले ठीक है जी आप आए, जो भी इलेक्शन, मैं ये तो पार्टी के लोगों के ऊपर है कि वो मुंतखब करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, मैं तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए बैरिस्टर गौर साहब के बारे से कि वो जीत जाएंगे इलेक्शन। नहीं, वो तो जीतेंगे, और जो भी प्रोसेस होगा इलेक्शन को, इनको नॉमिनेशन के हवाले से वो जो भी प्रोसेस करेंगे वो उसके अंदर देख लेंगे, लीगल सारी चीज़ें देखते हुए, और इनको अलाउ करना हुआ तो वो करेंगे भी। लेकिन बात यह है कि 13 साल मैं अगर किसी पार्टी के मुखालफ रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को, या इधर बैठ कर मैं नवाज शरीफ को कहता हूँ, और एन मौके के ऊपर मैं कहूँ कि जी मैं आ गया हूँ आपके चेयरमैनशिप के लिए। उन 13 साल से पीछे वो PTI के साथ रहते, अच्छा पीछे रहे हैं सर अभी तक। मुझे आप ये बता दें कि एक और भी आज का जो अहम मामला है वो है 190 मिलियन पाउंड वाला जो रेफरेंस है वो दायर हो चुका है नैब का,
और उसमें आपकी पार्टी के कई लोगों के खिलाफ वारंट, उनके गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी उसमें नॉमिनेटेड हैं। यानी ये जो आपकी पार्टी के कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जो केस है जो उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने बेल अप्लाई की हुई है उस पर फैसला हो जाए, या जो उनकी कन्विक्शन है वही सारी उड़ जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर वो बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने वाला मामला कोई नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो हसन नवाज साहब हैं, क्या उनके वारंट निकले हैं? वारंट भी तो देखें ना कि किन किन के निकले हैं, क्या निकले हैं। बेसिकली ये जो रकम का मामला है शुरू कहाँ से होता है? 25 मिलियन की प्रॉपर्टी जो है वो बैरियर टाउन हसन नवाज से 50 मिलियन में ख़रीदता है। ठीक है जी। कौन सी प्रॉपर्टी है? वन हाइट पार्क। ठीक है जी। उसके ऊपर NCA ये समझता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये मशकूक है, उसके ऊपर केस बनता है। क्या आपको कहीं केस के अंदर वो नज़र आए हैं हसन नवाज साहब? पहले तो उनको भी शामिल करें, और फिर जो है मलक फैमिली, उनके कहीं पे वारंट आपने देखे हो या कोई उनके हवाले से कोई कार्रवाई देखी है आपने? नहीं, क्योंकि शरीफ हो या पैसे वाला हो, अबव द लॉ होता है। एक्यूज में नाम है 8 एक्यूज जो आए हैं जो लिस्ट आई, उसमें उनका नाम भी है, उनके बेटे का नाम भी है। हसन नवाज का? हसन नवाज का नहीं है। हसन नवाज पैसे ट्रांजैक्शन कहाँ से शुरू हुई, मशकूक कहाँ से हुई? तो पता नहीं कहाँ से हुई है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जहाँ से असल पैसों का इशू क्या है, जिससे पकड़ी गई है, जिससे पैसे जब्त हुए वो मलिक रियाज साहब। नहीं, लेकिन वो जो शकूक पैदा हुए कहाँ से शुरू हुए? NCA ने कहाँ से ये कहा कि ये मशकूक रकम? केस कर दे लंदन में जाके उनके खिलाफ। कौन? NCA में जाके केस कर दे भाई, आपने जो जिन्होंने किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो उनको शामिल करें ना सर। ठीक है। लेकिन और ये केस जो है कल हमने सारा खोल के रख दिया कि इमरान खान के ने कोई जाती अकाउंट में पैसे नहीं लिए। ठीक है। प्राइवेट अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए हैं, और अलकादर ट्रस्ट जो है उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं। बहुत शुक्रिया पंचों साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त। नाज़रीन, प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है, या मामलात जो हैं पहले खराबी की तरफ गए और अब बेहतर कर लिए गए हैं। बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल कोयटा में उन्होंने योम तासीस के जलसे में 2-3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी थोड़ा सा ज़रा एक कदम पीछे लिया है। जहां वो मियां नवाज शरीफ को ताना दिया करते थे कि वो एक उम्र रसीदा हैं या बूढ़े हैं, 70 साल से ज़्यादा के बाबे हैं, अब वो उन्होंने ताना बज़ाहिर वापस ले लिया है। और ज़रदारी साहब ने भी अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जिस तरह से प्रोजेक्शन की कि अब ये अगले नौजवान तरीन वज़ीर आज़म भी होंगे और अगले लीडर भी हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि बिलावल अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, अभी इन्हें तरबियत भी देनी है और इन्हें अपना तजुर्बा मुंतकिल भी करना है। तो इसमें दोनों जानिब से मुझे जो है थोड़ा सा अब पीछे हटते दिखाई दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ को फिर से टारगेट किया और कहा कि उन्होंने शहबाज भी कहा और साथ ही साथ उन्हें महंगाई लीग भी कहा। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ को नाम न लिए बगैर उन्होंने नफरत फैलाने वाला सियासतदान भी करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मजीद क्या कहा, सुन लें। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने यही पुराना सियासत, ये नफरत, ये तकसीम की सियासत, उनको फिर से मौका ना दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ शमूलियतें भी गुज़िश्ता रोज़ हुई कोयटा से, और पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि कोयटा के अवाम उनके साथ हैं जलसे की कामयाबी के बाद, लेकिन ज़्यादातर जो इलेक्टेबल्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। तो इससे पीपल्स पार्टी को किस तरह की उम्मीदें हैं कोयटा के हलकों के वाले से, बलूचिस्तान के हलकों के वाले से, और पीपल्स पार्टी अब पंजाब में डेरे डालने जा रही है, वहाँ से क्या उम्मीद है, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब से। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कल आपका अच्छा जलसा हुआ कोयटा के अंदर, तगड़ा आपका पावर शो था। अब ये बताएं कि उसके बाद अब अगला लाएमल क्या है? एक तो आप जा रहे हैं अब पंजाब में डेरे डालने जा रहे हैं। कोयटा में ज़्यादातर इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान के, वो तो नून लीग ले उड़ी थी पहले ही, एक दुका आपके पास भी कल शामिल हुए। पंजाब में भी कोई इस तरह का नून लीग को आप टफ टाइम देने जा रहे हैं जिस तरह आपने कोयटा में उन्हें एक टफ टाइम देने की कोशिश की है? शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे बात करने का। देखें, हम सियासी लोग हैं, सियासत करते हैं, सियासत में आवाम से राब्ता एक अहम जो होता है सियासत का। हमने कल एक
अवामी जलसा किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान की तारीख से बहुत बड़े जलसों में से एक था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था जलसा का और बलूचिस्तान का और की शिरकत थी। जैसे मैंने कहा कि हमारा तो एक आम जुग जैसा है रास्ते का, और सियासत में रास्ता नहीं हो तो उससे सियासत नहीं होती। इसलिए अब नेक्स्ट हमारा जो रास्ते की जगह है पंजाब का, तो वहाँ जरूर रास्ता करेंगे, अपना मकसद आवाम के सामने, अपनी पार्टी की पॉलिसी आवाम के सामने रखेंगे। अगर रखने की हमें जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हम हर मरतबा आजमाए गए हैं, हमने जो भी कमिटमेंट की है आवाम के साथ वो पूरी की है और आइंदा भी जो कमिटमेंट करेंगे। तो शाह साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने कल भी बात की, उन्होंने कहा कि अगली बारी फिर जरदारी का उन्होंने नारा लगाया और जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल अभी उनकी तरबियत होनी है, उन्हें तजुर्बा भी मुंतकिल करना है। यानी वो ये जरदारी साहब तो ये इंप्रेशन दे रहे थे कि शायद बिलावल साहब इस इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में शायद नहीं है, और जो अगली बारी फिर जरदारी की बात की बिलावल साहब ने, क्या वो जरदारी साहब को अगला सदर देख रहे हैं दोबारा? देखें, मैं जरदारी का मतलब ये है बिलावल का मतलब है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी मीन बिलावल। और जो अगली बारी की बात है वो नेचुरली यही है कि पीपल्स पार्टी की बारी है, और हम ये कह देना कि सीखने की जरूरत है, ये तरबियत है हम सब की, हम आज तक सीख रहे। मैं तो आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं आज तक ठीक था। मेरा जो कल गुजरा है वो आज कोशिश करता हूँ मेरा कल से आज बेहतर। यही एक सियासी आदमी की सोच होनी चाहिए। अगर कोई ये सियासतदान समझ ले कि मैं अक्ल कुल हूँ, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं। इसलिए हमें सीखना ही पड़ता है, हर रोज सीखना पड़ता है, आपसे सीखना पड़ता है, आपकी बातों से समझना पड़ता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जो आप उसको लेके बैठ गए हैं। साहब हम तो सीखते हैं, हमें शर्म नहीं आती। सर ये तो होता है, बिल्कुल बंदा सीखता है, लेकिन जलसे में इस तरह की जब आप इजहार करते हैं कि कोई बंदा अंडर ट्रेनिंग है, उसकी तरबियत हो रही है, तो फिर लोग उसका असर फिर यही लेते हैं कि शायद अभी ये बंदा तैयार नहीं है वजारत उज़्मा के लिए। अंडर ट्रेनिंग किसने आपको कहा अंडर ट्रेनिंग है? देखे, मैंने अभी भी कहा, आप भी जो आज से 1 साल पहले एंकरशिप करते होंगे, उससे आज आप और बेहतर है। नहीं, वो तो शाह साहब बिल्कुल बंदा हर रोज हर लम्हे बंदा सीखता। आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बंदा सीखता है, लेकिन इसका इजहार उस तरह से मेरे से पॉलिटिकली शायद नहीं किया जाना चाहिए, वो उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। दूसरा शाह साहब मुझे ये बताएं कि ये जो बिलावल साहब नारा लगा रहे हैं अगली बारी फिर जरदारी, एक बात चल रही है, काफ़ी ज़्यादा एक तासुर है कि शायद जरदारी साहब अगले सेटअप के अंदर प्रेसिडेंट के जो है उसमें आएंगे रोल में। है ऐसी कोई बातचीत चल रही है कि अगर हुकूमत नून लीग की भी होती है तो सदर जरदारी होंगे? देखें, मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, आपको जहन नशीन करवा दूं, आपको भी इल्म है इस चीज का। हमें इक़्तिदार सिर्फ इसलिए चाहिए कि जो आवाम को मसाइल है उससे निकालें। इक़्तिदार हमें इसलिए चाहिए, वरना पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की भूखी नहीं है। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं चाहिए, पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है इक़्तिदार की। नहीं, हम हुकूमत के लिए मारे जाते हैं कि हमें हुकूमत मिली जाए, जो भी करवाना है करवा लो, हमें हुकूमत दो। ये हमारा मोटो नहीं है। आपके सामने हमारी हिस्ट्री पड़ी है, भुट्टो से लेके बेनज़ीर तक और बिलावल तक, जरदारी साहब तक हमारी हिस्ट्री है। हम इक़्तिदार में तब आने की कोशिश करते हैं कि जो आवाम के मसाइल है वो किस तरीके से भी हल होने चाहिए, वो इक़्तिदार में आकर ही हल होंगे। तब हम कहते हैं कि हमें मौका मिले कि जैसे हमने 2013 तक करके दिखाया, हम फिर एक मरतबा आवाम के आगे सुर्ख हो। तो सर वो जो मेरा जो बुनियादी सवाल था, क्या मैं मुमकिनात की बात करूँ, जरदारी साहब आ सकते हैं प्रेसिडेंट के रोल में अगले सेटअप के अंदर? हमारी पार्टी जब सक्सेसफुल होगी, कामयाब होगी, तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट तो आप थोड़ी जरदारी होंगे। और अगर नून लीग की अक्सरियत आती है, आप कोलिशन में आते हैं, फिर भी जरदारी साहब सदर आ सकते हैं? देखिए, ये तो उस वक्त की बातें हैं, उस वक्त हम करेंगे। अब मैं ये पहले क्यों आपके सामने बैठ के कहूँ कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, क्योंकि वो फैसल आपकी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल कुंडी साहब
कह चुके हैं कि नून लीग की हुकूमत हुई तो फिर जरदारी साहब सदर नहीं आएंगे। हमारे कुंडी साहब भी बता सकते हैं वो कैसे कहते। हम दरिया पे पहुंचेंगे फिर हम अपने कपड़े उतारेंगे, वो जंप मारेंगे, अभी नहीं। अच्छा सर, के हालात को साथ करते हैं। पंजाब में अभी आप जा रहे हैं नून लीग को टफ टाइम देने के लिए, वहाँ अब पीपल्स पार्टी अपना जो है वो किस्मत आजमाएगी। शहबाज शरीफ के बारे में कल भी बिलावल ने कहा कि वो उन्हें शोबाज भी कहा, उन्होंने महंगाई लीग भी कहा। तो ये गुस्सा इतना क्यों है नून लीग के ऊपर, पर्टिकुलरली बिलावल साहब को, उनको इतने सख्त अलकाबात से क्यों पुकार रहे हैं शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को? या गुस्सा किसी और पे, या निकाल वो है वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे रहे? गुस्सा तो है या नहीं है, मगर हमसे धोखा बड़ा हुआ है, सच्ची बात है। हम मुस्लिम लीग के लिए हर वक्त हर जगह पे हम उनसे आगे रहे, उनको बचाने की भरपूर कोशिश की है। हर मुहाज पे, हर जगह पे सख्त में सख्त हालात उनके ऊपर आए, हम उनके आगे खड़े हो। मगर जब हमने 16 महीने की एक मुख्तसर हुकूमत ली, उनका बर्डन भी अपने कंधों पे लिया, तो जब हुकूमत ख़त्म हुई तो हमें एतमाद में लिए बगैर इन लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली और वहाँ पे अपने बंदे भेज दिए, जिसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी आई। तो हमें उसकी तकलीफ बड़ी हुई है, अच्छी बात है, आपको भी हुई होगी यकीनन। आप भी पॉलिटिकल आदमी, बहुत बड़े पॉलिटिशियन आप लोग भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के जहां पहले ही काफ़ी मुश्किलात के साथ साथ उनकी कुछ सहूलियात भी आ रही हैं, वहां अब महंगाई के मामले पर नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मामला क्या, बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दनियाल अजीज साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। दनियाल अजीज साहब, एक तो ये बताएं कि आपने बात की महंगाई के हवाले से, तो ये बताएं इसका मतलब है कि आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो महंगाई का मसला है, जिसका आपने कहा कि एहसन इकबाल प्राइस कमेटी जो प्राइस मैनेजमेंट कमेटी थी उनके चेयरमैन थे, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसका मतलब है आपको कैंपेन के दौरान, आजकल चूंकि कैंपेन शुरू हो चुकी है, आपको महंगाई का मसला ठीक ठाक हॉन्ट कर रहा है, इसका मतलब है? अभी तक कैंपेन तो शुरू नहीं हुई है जी, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मुख्तलिफ अदारों ने पाकिस्तान में पोलिंग की है और उन तमाम अदारों के पोल से ये साबित होता है कि इन्फ्लेशन जो है तकरीबन बाय फार ये सबसे अहम इशू है पब्लिक माइंड में। उसके बाद अगर कोई है तो वो बेरोज़गारी है। तो इसलिए मुझे पता है कि जब भी इलेक्शन मुहिम शुरू हुई तो ये सवाल उभरना है, तो इसलिए इनको चाहिए, हमारी जमात को भी और हम सब को, कि हम उसकी तैयारी करने, जवाबदेही करने के लिए, क्योंकि लोगों ने ये सवाल पूछना है। या तो ये बताएं मुझे कि महंगाई तो 16 महीने से रही है और 4 महीने तो गवर्नमेंट को रुखसत हुए हो चुके हैं, तो अब जाके अचानक आपको क्यों ख्याल आया कि महंगाई का मसला जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है? आपने इस पर लबकुशाई भी आपने की, इसकी वजह क्या, टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहा है कि अभी आपको अचानक ख्याल क्यों आया इसका? ये मैंने आपको बताया, अभी मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते पहले आखिरी जो सर्वे है जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आया था, शायद आपकी नज़रों से भी गुजरा हो, और उसमें हैरानगी से 74 यानी 74% जो लोग वोटिंग पब्लिक गिनी गई थी उसमें उन्होंने कहा कि उनका नंबर 1 इशू इन्फ्लेशन है। तो ये चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, और शायद से आपको पता है मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल जून में, और उसके बाद मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है। और मैं, आपको शायद मालूम है या नहीं, मेरे वालिद साहब भी चले गए इस दुनिया से, मेरी वालदा भी चले गई, मेरी बहन भी चलेगी, और मैं भी बस बाल ही बचा हूँ, मौत के मुंह में से होके आया हूँ। तो ये जो दूसरी ज़िंदगी मुझे मिली है, मेरे ख्याल में शायद ये मकसूद था अल्लाह ताला को कि ये महंगाई और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए मैं एक जिहाद करूँ। तो ये मैंने फ़ैसला किया हुआ है। अभी इससे पहले कि ये टिकटों के फ़ैसले या कोई कट ऑफ डेट या कुछ भी हुआ, तो मेरे वालिद साहब की बरसी थी 21 नवंबर को,
तो उसमें मैंने अपने को 3-4 हज़ार लोग वहाँ पर अटेंडेंस में थे, वहाँ भी मैंने यही ऐलान किया था कि आप लोग मेरा साथ दें, मैंने महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जिहाद करना है। तो बड़ा अच्छी तरह वो रिसीव हुआ था। और तो जब तक हम मुस्तकबिल में समर साहब नहीं बता पाएंगे ना कि हमारा प्लान क्या है महंगाई के ख़ात्मे के लिए और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए हमारा प्लान क्या है, तो उसमें क्रेडिबल बिलीवेबल प्लान हमें चाहिए जो हम पब्लिक को कम्युनिकेट कर सकें। अगर वो नहीं होगा तो उसमें हम नुकसान में रहेंगे। तो आपके पास कोई प्लान है ऐसा? मेरे ख्याल में मैंने तो जैसे कि आपको शायद मालूम होगा, मेरी ट्रेनिंग भी इकोनॉमिक्स में है और मैंने बड़ा करीब से पाकिस्तान का मुतालिया किया है। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ इकोनॉमी पे स्पेसिफिकली, और मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे रहा हूँ जो इसके मुतल्लिक़ फ़ैसले भी करता रहा है। तो इसलिए मेरे पास एक नॉलेज बेस है, एक इंफॉर्मेशन है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि मैं इन चीज़ों पे बात करूँ। तो मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और मेरा ख्याल है इसमें से निकला जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक राय है, एक बात हो रही है कि आपने जो बात की महंगाई के वाले से एहसन इकबाल साहब का हवाला देते हुए, उसमें एक ये भी है, एक राय, एक तासुर ये भी है कि कुछ इतलात ऐसी भी है कि एहसन इकबाल साहब के वजह से जो आपका कोई हल्के के अंदर भी कुछ मामला चल रहे हैं। एक तो उसमें बात ये होती है कि जो एमकेएम के साथ मुलाकात की एहसन इकबाल साहब ने, चूँकि सब्जेक्ट आपका है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ही ये मुज़ाकरात थे, लेकिन उन्होंने आपको इन्वाइट नहीं किया इस मुलाकात में, बातचीत में। दूसरा, हल्के के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला और आपके हल्के में मुदाखलत काफ़ी ज़्यादा रही है एहसन इकबाल साहब की। तीसरा यह है कि इस तरह की भी कुछ इत्तलात हैं, अनकन्फर्म्ड है, कन्फर्म नहीं है, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि एहसन इकबाल साहब आप वाले हल्के से शकरगढ़ वाले पैनल में अपने बेटे को MPA की सीट के लिए अकोमोडेट करवाना चाह रहे हैं। जिस वक्त ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे एहसन इकबाल साहब, तो उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना। तो रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक, हालांकि नून लीग का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है महंगाई के हवाले से, पिछली 3 हुकूमतों में तमाम जमातों के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान सबसे सस्ता ज़माना रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो है को ज़िम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन इनको बनाया गया। तो जब ये बने तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इसका क्या ताल्लुक़ है हल्के के साथ या किसी टिकट के साथ? ये कह रहे कोई लोकल मामला नहीं है, ये प्योरली उनकी नाकामी थी एहसन इकबाल साहब की। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अब 70 दिन रह गए इंतखाबात के अंदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इससे बहुत कबल के किसी किस्म की टिकटों की कट ऑफ डेट या एप्लीकेशन या इंटरव्यूज़ या कोई भी ख्याल भी था किसी को, मैंने 21 नवंबर को अपने वालिद साहब के ख़त्म के ऊपर ये ऐलान कर दिया था कि मैं महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जंग लग रहा था। तो जब ये रिसर्च की और पता चला कि ये मौसूफ जो हैं इस सारी चीज़ के हेड थे जिसके निगरानी में ये सारा कुछ हुआ है, इतना बड़ा फेलियर, तो फिर मैंने वो बता दिया आवाम को। अच्छा सर, ये बताएं, इसका मतलब है कि ज़ाहिर है हल्कों के अंदर आपका राब्ता तो रहता है, कैंपेन आपने कहा भी आपने शुरू नहीं की, लेकिन आपका राब्ता तो आवाम के साथ रहता है पूरे हल्के के अंदर ही, और एक राय आपको वहाँ से नज़र आ जाती है लोगों की राय की। और आपने खुद भी बात की कि महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। 2018 में जब आपकी पार्टी ने शदीद दबाव में, शदीद मुश्किल सूरत हाल में इलेक्शन लड़ा था, तब भी आपकी पार्टी जो है वो नारोवाल डिवीजन हो गया, यानी कि नारोवाल हो गया, उसके बाद फिर सियालकोट, गुजरांवाला डिवीजन, ये सारे एरियाज में आपकी पार्टी ने स्वीप किया था। तो इस मरतबा मैदान खुला है, उस तरह की मुश्किलात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि महंगाई की वजह से आपको शदीद मुश्किलात का सामना होगा इन एरियाज के अंदर भी जहां आप बड़े स्ट्रॉन्ग थे 2018 में? मेरा ख्याल है जी कि अवाम जो है महंगाई के मामले में सख्त नाला है, और ये इजहार जो है उनके पास कभी कभी मौका मिलता है कि यकमुश्ती इजहार कर सकें। उसकी एक शक्ल इलेक्शन है, तो जैसे भी ये सामने आएगा इसका मुकाबला करना पड़ेगा। उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों को अभी तक मालूम था कि ये किसकी ज़िम्मेदारी थी इसको कंट्रोल करना और कहाँ से ये ख़राब हुआ है। तो आप देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं, इसका मतलब है कि फिर जो 16 महीने की जो हुकूमत है वो लेना एक गलत फैसला था, वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी जिसके दौरान ये सारे मामला जो हैं वो बिगड़े हैं। उससे पहले तो आप बड़े पॉपुलर थे, आप पंजाब के अंदर पूरे मुल्क के अंदर। मैं तो नहीं कह रहा, बिल्कुल हम पॉपुलर थे और मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिकेशन फेलियर भी है, हमारा इंफॉर्मेशन फेलियर है। उसकी वजह यह है कि हम तो बता ही नहीं सके कि लातादाद नुकसान इमरान खान ने क्या किया।
मैंने जैसे आपको बताया, मैं तो मुख्तलिफ मुसीबतों का मारा टेलीविज़न पे या अपनी रिसर्च का या अपना जो हिस्सा था वो डाल ही नहीं सका, क्योंकि मैं अस्पताल में था 6 महीने के लिए। उससे पहले मेरी आधी फैमिली 6 महीने के वक्फे पे वफात पा गई। तो ये मुख्तलिफ ट्रेजिडीज़ का मैं शिकार रहा हूँ। लेकिन उसके दौरानिया जो इन्फॉर्मेशन फेलियर हुआ है वो ये कि हम तो बता ही नहीं सके कि इमरान खान साहब या पब्लिक तक ये मैसेज ही नहीं पहुँचा सके कि इमरान खान साहब ने मुल्क को क्या लातादाद तबाही पहुँचाई है। और उसकी वजह से इतनी शॉर्ट वक्त में जो है हमने देखा कि वो सिचुएशन बिल्कुल टर्न अराउंड होगी। हालांकि अगर ये चीज़ जो बतानी चाहिए थी, ये अगर हमने उस वक्त सही तरह कम्युनिकेट की होती, अभी भी वक्त है, लेकिन इंफॉर्मेशन साइड जो हमारी बहुत वीक रही। यानी आप करें इन्फॉर्मेशन का मसला है, फिर वो महंगाई का मसला तो ना, फिर इन्फॉर्मेशन मसला हुई ना, फिर सारी जो परसेप्शन बनी उससे आप सही तरह काउंटर नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई उनके दौरे हुकूमत में ज़्यादा मसाइल वहाँ से शुरू हुए थे, लेकिन 16 महीनों में तो वो चीज़ें आगे बढ़ी है ना, काफ़ी ज़्यादा खराबी की तरफ गई है ना वो। फिर आप यानी जो मेरा सवाल था बुनियादी कि आपकी राय क्या है ज़ाती तौर पर, वो 16 महीने की हुकूमत लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में उस वक्त तो नागुज़ीर था, क्योंकि इस किस्म के खौफनाक और भयानक मनसूबाबंदी की जा रही थी कि यहाँ पर इलेक्शन तो होना ही नहीं था। जैसे माशाल्लाह मौसूफ खुद सेलेक्ट होके आए थे, इनका प्रोग्राम था कि अब सारी असम्बलियाँ भी सेलेक्ट ही हो जाएं तो ठीक है। तो उस किस्म की जो तैयारियां की जा रही थी उनको थ्वाट करने का, रोकने का ये वाहिद रास्ता था, तो वही अपना लिया। और दूसरी बात यह है कि उस चीज़ की दफा में जो इन्होंने हरकत की IMF के ख़िलाफ़ और सारा कुछ जो है, उसमें मुल्क का दवालिया तो सर्टनली निकल जाना था। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो पाकिस्तान को दवालिये से बचाया है वो तो अच्छा काम किया है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि दवालिया बचाने की वजह से महंगाई रिकॉर्ड हुई है। महंगाई फिर भी रोकी जा सकती थी। अच्छा, दूसरा ये बताएं मुझे कि अब आज ही द न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी है, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक पार्टी की सेकंड ईयर लीडरशिप को मियां नवाज शरीफ की जाने से बाज़ाब्ता तौर पर कम्युनिकेट नहीं किया गया कि वो वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे। इस मामले में मियां साहब ने भी अभी कोई अपनी फैसला नहीं किया। क्या जो इनडिसाइसिवनेस है वो इस वजह से है, जो कानूनी मुश्किलात है, कुछ पेचीदगियाँ थोड़ी बहुत के अहलियत के वाले से वो अहल होते हैं उस टाइम पर या नहीं होते, या फिर आपको लग रहा है कि वो मामला अब इट इज़ दिस हैज़ बीन सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल और उन्हें कोई अहलियत वाला मसला नहीं है, तो वो फिर वो फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? देखें जी, इस डे एंड एज में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, अगर हम इंफॉर्मेशन फेलियर का सामना करते रहेंगे तो जो चाहे हम मर्ज़ी करते रहें, इस दौर में इलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो जब तक हम एक परसेप्शन कंट्रोल, परसेप्शन मैनेजमेंट और परसेप्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे जो कि फैक्ट्स के ऊपर मुबनी हो, जो हक़ाइक़ के ऊपर बुनियाद उसकी हो और उसकी प्रॉपर वे में हम उसकी मीडिया स्ट्रेटजी नहीं चलाएंगे, तो फिर आप देख लें जो हालात बने हुए हैं वो आपके सामने है, जो कुछ आ रहा है। नहीं, मियां नवाज शरीफ के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो अभी तक उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया पार्टी को कि वो बाज़ाब्ता तौर पर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी को बताया नहीं है। क्या वो अभी भी उसी कन्फ्यूजन का शिकार है कि उनकी अहलियत जो है वो नाअहली अहलियत में बदलती है या नहीं बदलती? वो तो दिन ब दिन आपके सामने हैं। जो केसेस हैं वो उन पर कभी जान थी ही नहीं। वो आधे केसेस तो मैंने लड़े थे और दिन रात मेहनत की थी। मैं उस वक्त भी आपके चैनल्स पे आके आप लोगों को इस बात से आगाह करता था और अब आप देख लें वक्त ने वो साबित कर दिया। यानी आप ये देखें कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को एक्चुअली निकाला गया था वजारत उज़्मा से, उसमें ये लिखा हुआ था कि जजमेंट में कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में जो रिसीवेबल का लफ्ज़ है, रिसीवेबल मतलब जो तनख्वाह उन्होंने नहीं ली लेकिन उन ले सकते थे, रिसीवेबल वो एसेट है। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन के वजह से आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि आपने ये रिप्रेजेंट नहीं किया तो एसेट मिस डिक्लेरेशन होगी। लेकिन आप हैरान होंगे कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के 10 एडिशन है। सबसे पहला एडिशन 91 में आया था और उसके बाद 10 एडिशन आए। उन 10 के 10 एडिशन में सिरे से ही ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में रिसीवेबल का लफ्ज है ही नहीं। इतना घिनौना मजाक खेला गया पाकिस्तान के साथ। सही है। अच्छा, मुझे तो ये बता दें, जजेस को पूछना चाहिए कि ये किस किस्म का डिसीजन आप करते रहे। अच्छा, ये बता दें कि अब जो वज़ीर आज़म के लिए तो मियां नवाज शरीफ ही ज़ाहिर है वो कैंडिडेट होंगे। पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से कोई फैसला हुआ है क्या? पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन, कोई फैसला कि शहबाज शरीफ होंगे वहाँ पे कैंडिडेट? और एक बात ये भी हो रही है कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते भी हैं वो एक महदूद वक्त के लिए बनेंगे, उसके बाद वो जो है वज़ारत उज़्मा वो शहबाज शरीफ के हवाले कर देंगे। ऐसी कोई है बातचीत पार्टी के अंदर चल रही है? मेरे ख्याल में फ़िलहाल ये कबल अज़ वक्त है। पहले तो इलेक्शन भरपूर अंदाज से
हमें लड़ना चाहिए। उसके लिए जो ये इंफॉर्मेशन फेलियर हुआ है हमारा, इसका कोई तदारक करना पड़ना है, और दूसरा ये जो महंगाई का फेलियर हुआ है इसका भी कोई तदारक करना पड़ना है। क्योंकि अगर हम कोई मुस्तकबिल का क्रेडिबल प्लान ना दे सके महंगाई और बेरोज़गारी को दुरुस्त करने के लिए, और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आम जो है वो खातर खा हरकत में ना आ सके, माजी की तरह फेलियर पे फेलियर होता जाए, तो फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। चेचा के वो जो फैसला आप पूछ रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचा भी जाए। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दें कि इलेक्शन जब ज़ाहिर आप करीब आ रहे हैं, आपकी पार्टी ने इंतखाबात में जाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं दस्तियाब थी 2018 में, आपने बहुत ज़्यादा इसका शिकवा किया, बड़ी आपने खुल के इस पर बात भी की, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली उस वक्त 2018 के इंतखाबात में, बड़े शदीद दबाव में आपने इलेक्शन लड़ा। अब उसी तरह की सूरत हाल का सामना तहरीक इंसाफ को है जो आपको 2018 में था, तब तो आपने बड़ी भरपूर मुखालफत की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आज जब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, क्या वो ठीक है? मैं समझता हूँ जी कि कानून के मुताबिक चलना चाहिए सारे प्रोसेस को, और अगर कानून के लिए सब के लिए बराबर होना चाहिए और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो अभी तक मुझे कम अज़ कम मालूमात मिली हैं वो ये हैं कि जिन लोगों को ढूंढा जा रहा है या जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वो 9 मई के हवाले से उनका कोई ना कोई किरदार था, तो उसमें तो मेरे ख्याल में वो जो कुछ हुआ वो मतलब काफ़ी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था। तो आगे आप देख लें जो कानून जो रास्ता लेता है वो उसमें हम भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया दनियाल अजीज साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीर गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दनियाल अजीज की, जिनका कहना है कि महंगाई एक बड़ा मसला है जो पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान हॉन्ट कर सकता है। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।